लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख मागा का फ्रांसीसी से संबंध। इसमें लेखक अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति, खासकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन और फ्रांस के द्वितीय विश्व युद्ध काल के विची शासन के बीच समानताएं तलाशने की कोशिश करता है। लेख का मूल तर्क यह है कि आज अमेरिका में उभर रहा क्रिश्चियन राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है, बल्कि इतिहास में इसके कई रूप पहले भी देखे जा चुके हैं। लेख में फ्रांस के विची शासन का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उस दौर में भी उदार लोकतंत्र को देश की समस्याओं का कारण बताया गया था। विची शासन का दावा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आधुनिकता और उदारवादी मूल्यों ने फ्रांस को कमजोर कर दिया है। इसलिए समाज को परिवार, धर्म, परंपरा और राष्ट्रीय पहचान जैसे प्राकृतिक समुदायों के आधार पर फिर से संगठित करने की जरूरत है। लेखक का कहना है कि आज अमेरिका के कुछ क्रिश्चियन राष्ट्रवादी समूह भी लगभग इसी तरह की बातें करते हैं। वो मानते हैं कि उदारवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने समाज को नैतिक रूप से कमजोर किया है और पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। लेख ये भी इंगित करता है कि महिलाओं की भूमिका, परिवार की संरचना और प्रवास जैसे मुद्दों पर भी दोनों विचारधाराओं में समानताएं दिखाई देती हैं। जिस तरह विची शासन ने सच्चे फ्रांसीसी और बाहरी लोगों के बीच फर्क करने की कोशिश की थी, उसी तरह अमेरिका में भी कुछ दक्षिणपंथी नेता प्रवासियों को राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा बताते हैं। लेखक के अनुसार देश पर आक्रमण या बाहरी लोगों की घुसपैठ जैसी भाषा दोनों जगह दिखाई देती है। हालांकि लेख सिर्फ तुलना करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी देता है। लेखक का कहना है कि जब कोई राजनीतिक आंदोलन लोकतंत्र की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और ये दावा करने लगता है कि केवल वही देश को बचा सकता है, तब वो अक्सर अधिक केंद्रीकृत, नियंत्रित और कम लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। विची शासन भी इसी तर्क के साथ सत्ता में आया था कि लोकतंत्र विफल हो चुका है और देश को बचाने के लिए कठोर नेतृत्व की जरूरत है। लेख का निष्कर्ष यह है कि आज की अमेरिकी राजनीति में जिस नए दक्षिणपंथ की चर्चा होती है, वो वास्तव में उतना नया नहीं है। लेखक के अनुसार इतिहास में ऐसे विचार पहले भी सामने आए हैं और उनके परिणाम भी दुनिया देख चुकी है। इसलिए लोकतंत्र की खामियों के बावजूद उसे छोड़कर किसी वैचारिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समाधान मानना खतरनाक हो सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय चीन में संस्कृति पर द गार्जियन की राय, कलाकार गाओ झेंग को देश के दर्दनाक इतिहास की कीमत फिर चुकानी पड़ रही है। इसमें चीन के मशहूर कलाकार गाओ झेंग के मामले के बहाने ये बताया गया है कि चीन आज भी अपने इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय, सांस्कृतिक क्रांति का ईमानदारी से सामना करने को तैयार नहीं दिखता। संपादकीय कहता है कि 60 साल पहले माओ तब से तुंग द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक क्रांति ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। करोड़ों लोग प्रताड़ित हुए, लाखों मारे गए और पूरे समाज में डर और वैचारिक कट्टरता का माहौल बन गया। लेकिन आज की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उस दौर को याद करने या उसकी खुली चर्चा की बजाय उसे भुला देना चाहती है। लेख का केंद्र कलाकार गाओ झेन है, जो अपने भाई के साथ मिलकर ऐसी कलाकृतियां बनाते रहे जिसमें सांस्कृतिक क्रांति की त्रासदी और माओ के व्यक्तित्व की आलोचनात्मक झलक दिखाई देती थी। विडंबना यह है कि जिन मूर्तियों और कलाकृतियों के कारण उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वो उस समय बनाई गई थी जब ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं था जिसके तहत उन्हें अपराध माना जा सके। फिर भी उन्हें 2024 से हिरासत में रखा गया है। संपादकीय इसे केवल एक कलाकार का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते नियंत्रण का प्रतीक मानता है। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि गाओ झेन कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनकी कला उनके परिवार के व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक क्रांति के घावों से निकली है। लेकिन शी जिनपिंग के शासन में चीन में राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि अब कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी जगह लगातार सिमटती जा रही है।
यहाँ तक कि अमेरिका में रहने और सावधानी बरतने के बावजूद गाओ झेन को अपने परिवार से मिलने चीन आने पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेख आगे कहता है कि सांस्कृतिक क्रांति केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि उसने चीन की राजनीति, समाज और लोगों के मनोविज्ञान पर गहरे निशान छोड़े थे। उस दौर में कला को सत्ता की सेवा का साधन बना दिया गया था और स्वतंत्र रचनात्मकता लगभग खत्म कर दी गई थी। आज जब एक कलाकार को अपने पुराने काम के लिए सजा देने की कोशिश हो रही है, तो ये उसी मानसिकता की वापसी जैसा लगता है जिसके खिलाफ उसकी कला आवाज उठा रही थी। संपादकीय का निष्कर्ष साफ है। गाओ झेन का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि ये सवाल है कि क्या चीन अपने अतीत की गलतियों से कुछ सीखना चाहता है या नहीं। द गार्जियन का मानना है कि गाओ झेन को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उनकी पत्नी और छोटे बेटे को भी चीन छोड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए और किसी कलाकार को इतिहास पर सवाल उठाने या उसे अपनी कला में व्यक्त करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेख का मूल संदेश यही है कि इतिहास को दबाने से उसके घाव नहीं बढ़ते, बल्कि वो और गहरे हो जाते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, अमेरिका ने एंथ्रोपिक के उन्नत एआई मॉडल्स तक वैश्विक पहुंच रोकी, इसका क्या मतलब है? इसमें दुनिया की तेजी से बढ़ती एआई प्रतिस्पर्धा और उससे जुड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई को समझाने की कोशिश है। लेख का मुख्य संदेश ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ तकनीक या कारोबार का विषय नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शक्ति और रणनीतिक प्रभुत्व का सवाल बन चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका अब सबसे उन्नत एआई तकनीकों को उसी तरह नियंत्रित करना चाहता है जैसे वो अत्याधुनिक चिप्स, परमाणु तकनीक या सैन्य उपकरणों के निर्यात को नियंत्रित करता है। लेख के अनुसार अमेरिकी सरकार ने एंथ्रोपिक के नए और बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल क्लाउड फेबल 5 और मिथो 5 पर विदेशी नागरिकों की पहुंच पर रोक लगा दी है। सरकार का तर्क है कि इन मॉडलों के दुरुपयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आशंका जताई गई कि चीन से जुड़े कुछ समूह इन मॉडलों तक पहुंच बनाने या उन्हें जेल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एंथ्रोपिक का कहना है कि ऐसा कोई व्यापक सुरक्षा संकट नहीं था और सरकार ने सीमित जानकारी के आधार पर बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। लेख भी बताता है कि ये फैसला सिर्फ एक कंपनी को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और उन कंपनियों पर असर डालेगा जो एंथ्रोपिक की एआई तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका में काम कर रहे विदेशी इंजीनियर, H-1B वीजा धारक कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता और अमेरिका के बाहर बैठे लाखों उपयोगकर्ता भी इन उन्नत मॉडलों से वंचित हो सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक अनुसंधान की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अल जजीरा इस विवाद के पीछे चल रहे बड़े राजनीतिक संघर्ष की ओर इशारा करता है। एंथ्रोपिक और ट्रंप प्रशासन के बीच पहले से तनाव मौजूद है। कंपनी ने अमेरिकी सेना को अपने एआई मॉडल, घरेलू निगरानी और पूरी तरह स्वायत्त हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार किया था। ऐसे में ये नया आदेश तकनीकी सुरक्षा और राजनीतिक टकराव दोनों का मिश्रण नजर आता है। लेख का व्यापक निष्कर्ष ये है कि दुनिया अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां एआई तकनीक को तेल, गैस या परमाणु तकनीक की तरह रणनीतिक संपत्ति माना जा रहा है। अमेरिका की ये कार्रवाई दिखाती है कि भविष्य की वैश्विक शक्ति का बड़ा हिस्सा तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर होगा। साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उन्नत तकनीक पर इस तरह की राष्ट्रीय सीमाएं लगाना व्यावहारिक है, क्योंकि इंटरनेट और वैश्विक शोध के दौर में ज्ञान को पूरी तरह सीमित करना आसान नहीं है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि एआई की लड़ाई अब कंपनियों के बीच नहीं, बल्कि देशों और वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच की लड़ाई बन चुकी है और आने वाले वर्षों में इसके असर दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल